नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नतीजे बदल रही थी, एक्सपोज हो गई। बड़ी महत्वपूर्ण है कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने देश को छोड़ करके बंगाल संभाल रहे थे। जिस तरह चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मेहनत की और सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हकीकत यह था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वोट बैंक था ही नहीं, बहुत कम वोट बैंक था। अगर सिंपल तरीके से आप दर्शकों को मैं बताऊं तो परिस्थितियां यह थी कि उधार के सिंदूर पर भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, यानी कि टीएमसी के ही नेताओं को तोड़ करके एक संगठन बना लिया था भाजपा का, वरना भाजपा का कोई वजूद नहीं था। तो वह नेताओं के पहचान पर, लेकिन नेताओं की जब छवि खराब हुई तो उनके वोट बैंक खसक गए। अब तृणमूल के नाम पर, टीएमसी के नाम पर अगर जिन नेताओं को वोट मिलता था और भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो वोट टीएमसी को मिलता था, उस नेता के नाम पर नहीं। तो वह नेता चला गया तो वोट बैंक नहीं लेके जा सका, जिसका बेनिफिट ममता बनर्जी को मिला। लेकिन इस बार 2026 का विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल का हकीकत यह है कि टीएमसी बनाम बीजेपी या बनाम ऑल था ही नहीं। लेफ्ट ले ले, कांग्रेस ले ले, भाजपा ले ले, बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन चुनाव टीएमसी और बीजेपी के अंदर जो था, दोनों के लोग जो थे, हकीकत यह था कि टीएमसी की जनता नहीं, टीएमसी के वोटर्स चुनाव नहीं लड़ रहे थे, ममता नहीं लड़ रही थी। वोटर्स जो है वह भाजपा और टीएमसी में टक्कर मान ही नहीं रहे थे, वह चुनाव आयोग के खिलाफ वोट डाल रहे थे। चुनाव आयोग के खिलाफ वोटर वोट डाल रहे थे, क्योंकि 90 लाख लोगों को वोट डालने से वंचित कर दिया गया था। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस जो थी बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं डाल पाई, लेकिन प्रभाव डाली। जो ममता बनर्जी का एंटी कंवेंसी था या भारतीय जनता पार्टी का जो वोट चोरी का अंदाज था, इसके खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट चुनाव लड़ रही थी पश्चिम बंगाल में। जिक्र आता था बराबर वोट चोरी का, एसआईआर में नाम काटे जाने का, बेरोजगार का। ममता सारी सुविधाएं तो दे रही है लेकिन रोजगार देने में नाकामयाब रही है, तो उसका मुद्दा। इन सबसे लेफ्ट और कांग्रेस के वोट जो है, जो ममता से रोजगार न मिलने के कारण नाराज थे और भारतीय जनता पार्टी की हरकतों से जो नाराज थे, वह लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ गए, जिसकी संख्या कम है। लेकिन कांग्रेस भी दहाई के आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है। जिस कांग्रेस का एक सीट भी नहीं था पश्चिम बंगाल में, वह कांग्रेस अपना खाता खोलने जा रही है। एक सीटें भी आई तो बहुत बड़ी बात हो, या 10 आई तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन कांग्रेस ने अपना वजूद बना लिया पश्चिम बंगाल के अंदर। और कांग्रेस को कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 के आसपास जा सकती है, 1 से 10, यानी कि खाता 100% उसका खुलने जा रहा है। लेफ्ट का भी खाता खुलने जा रहा है। अब ऐसे में मेन लड़ाई जब भाजपा और टीएमसी के बीच है, और टीएमसी के लोगों ने वोट किया है और भाजपा के लोगों ने वोट किया है, उसमें चुनाव आयोग की भूमिका क्या रही। इस पश्चिम बंगाल के चुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हुआ चुनाव आयोग ने। अब भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि इस वक्त जो फंसी हुई है भारतीय जनता पार्टी, इस कदर फंसी है कि सर्वे तो दिखा दिया, एग्जिट पोल, सर्वे में कुछ और आता है, एग्जिट पोल में कुछ और है। एग्जिट पोल तो दिखा दिया, हर एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे। 1-2 एग्जिट पोल हैं जो ममता की सरकार बना रहे। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि 226 सीटें टीएमसी की आ रही है। लेकिन एक्सिस माई इंडिया प्रदीप गुप्ता जो माने जाते हैं कि जिनका बड़ी सटीक होता है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी के अनुसार
वह एग्जिट पोल करके 400 के पार बता दिए, और जो भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई, तो प्रदीप गुप्ता टीवी चैनलों पर रो पड़े, क्योंकि वह एक अलग तस्वीर हो गया और उनकी साख पूरी खत्म हो गई। पश्चिम बंगाल के जरिए वह अपनी साख को वापस लाना चाहते थे, एग्जिट पोल किया था उन्होंने, लेकिन उस एग्जिट पोल को जारी नहीं किया। उन्होंने जारी इसलिए नहीं किया और यह कहते हुए नहीं किया कि पश्चिम बंगाल के अंदर 100 लोगों से बात करो तो 70 लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है, और माहौल अच्छा नहीं है, कभी भी माहौल बिगड़ जाएगा बंगाल में, तो इसके लिए मैं जारी नहीं करूंगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सर्वे में उनके भारतीय जनता पार्टी 50 सीट और टीएमसी 200 प्लस जा रही है। अब बीती रात जिस तरह से ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पहुंची, जहां पर ईवीएम मशीन रखा गया है, ईवीएम मशीन भारतीय जनता पार्टी का नेता और चुनाव आयोग के अधिकारी रात 2 बजे स्ट्रांग रूम में जो पोस्टल बैलेट पेपर होता है उसको लेकर के हरकतें कर रहे थे। ममता बनर्जी को पता चलता है, रात को आती है, टीएमसी के मंत्री जो वरिष्ठ मंत्रीगण रहते हैं वह धरने पर बैठ जाते हैं। ममता बनर्जी 3-3.5 घंटा वहां रुकती हैं, सोती नहीं है, और वहां पर सारे सीसीटीवी फुटेज का जो वीडियो बनाया जाता है वह सब सोशल मीडिया पर डाला जाता है। अब इसका जवाब भाजपा नहीं दे पा रही है, और चुनाव आयोग कह रहा है यह एक प्रक्रिया है जिसको हम कर रहे थे, जांच कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी क्या कर रहा था वहां पर? अब ममता बनर्जी के इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है, जबकि नियम यह कहता है कि अगर स्ट्रांग रूम खोला जाता है जो सील रहता है, तो फिर जितने प्रत्याशियों का ईवीएम मशीन वहां रखा रहता है उतने प्रत्याशियों को वहां पर बुला करके तभी सील जो रहता है ताले का वह तोड़ा जा सकता है और खोला जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ किया है। ऐसे कई खबरें निकल करके आ रही हैं, कई जगह पर ईवीएम मशीन मिल रहे हैं जो सवालों के घेरे में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो गए। लेकिन पंजाब सरकार का आखिरी दिन आ गया, केजरीवाल कहीं के नहीं रहे। कहा जा रहा है कि भगवत मान वह बहुमत साबित करेंगे। 8 महीना चुनाव का है, 8 महीना चुनाव का है, और बहुमत साबित किसके लिए करने जा रहे हैं? क्या इन्हें बहुमत प्राप्त नहीं है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तोड़ रही है उनकी पार्टी को, कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद में भगवत मान की सरकार टूट करके खत्म हो जाएगी और भाजपा सरकार बनाएगी। अब जैसा राघव चड्ढा ने दावा किया, इसको लेकर के पंजाब की उल्टी गिनती शुरू है, और कहीं ना कहीं केजरीवाल भी यह मान बैठे कि सरकार बचने वाली नहीं है, और इसके लिए बहुमत साबित करके, अपने ही लोगों से बहुमत साबित करा करके वह अपनी एक छवि को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं कि छवि किसी तरह सुधरे। क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, 8 महीने बाद पंजाब में भी चुनाव है, तो क्या मुंह दिखाएंगे अगर अपने ही लोग अपने को समर्थन नहीं दिए? ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए जो तैयार है वह सपोर्ट नहीं करेंगे? सरकार गिर जाएगी या सरकार बचेगी, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ वाराणसी से सांसदी से इस्तीफा देंगे मोदी। जनता ने तो खुल करके विरोध कर दिया मोदी का। इसको लेकर के राहुल कांग्रेस ने और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि वाराणसी रैली में मोदी पकड़े गए। प्रधान संसदीय क्षेत्र में यह है भाजपा का दिखावटी नारी बंधन, जहां सड़कों पर बेहोश होकर के नारी अचेत पड़ी रही, पर कोई इनकी सुनने वाला नहीं था। है हम फिर दोहरा रहे हैं, भाजपा नारी को नारा बनाना चाहती है। भाजपाइयों ने नारी का न कभी सम्मान किया है, न करेंगे। यह अखिलेश यादव का ट्वीट है। अखिलेश यादव यह बात कह रहे हैं। अब आगे कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आया कि वाराणसी रैली में मोदी पकड़े गए। ये तो हाल है, पहले महिलाओं को जबरदस्ती मोदी की रैली में लाया गया और जब वे घर वापस जाना चाहती थी तो उन्हें जाने नहीं दिया गया। महिला कह रही हैं हमें जबरदस्ती मोदी का भाषण सुनना पड़ रहा है। इसका वीडियो भी कई सारे आए जिसको लेकर के
बहुत सवाल खड़े हुए और महिलाएं बेहोश हो गई, सभा के अंदर भी सभा के बाहर भी, लेकिन पुलिस वाले उन्हें जाने नहीं दिए, कहे कि नहीं भाषण पूरा सुनना पड़ेगा। बेहोश हुई महिलाओं के परिजनों को भी नहीं जाने दिए उनको लेकर के कि जाए, और हॉस्पिटल से, कॉलेज से, स्कूलों से, सब जगहों से महिलाओं को एकत्रित कर दिया, जबरदस्ती बस में ठूस ठूस के लाया गया था। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि वाराणसी की जनता कह रही है कि मोदी, जबकि वाराणसी से सांसद है, महिलाएं कह रही है, जनता कह रही है कि यह व्यक्ति हमारा सांसद है ही नहीं, हमारा सांसद अजय राय है, अजय राय को हम सांसद मानते हैं, इन्हें नहीं। अजय राय और मोदी आमने सामने थे चुनाव में, 4 से 5 राउंड तक अजय राय मोदी को हरा रहे थे, आगे चल रहे थे। मोदी हार जाएंगे इसके लिए चुनाव आयोग ने 3.5 घंटा 2024 लोकसभा चुनाव का काउंटिंग स्लो कर दिया था और अपडेट वेबसाइट पर बंद कर दिया था, जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन उस समय सक्रिय हुआ। एक बड़ी टीम दिल्ली चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची, तब 4 घंटे बाद स्क्रीन शुरू हुआ और नरेंद्र मोदी को 1,52,514 मतों से जिता दिया गया। अब ऐसे में जनता विरोध कर रही है, कह रहे हैं कि मोदी इस्तीफा दे दो आप सांसदी से, यहां से हम अजय राय को मानते हैं। अब ऐसा इस्तीफा तो हो नहीं सकता, लेकिन जनता अब इन्हें अपना सांसद नहीं मान रही है घोषित तौर पर, और यह जो एक संवैधानिक तौर पर सांसद है तो है, लेकिन जनता इन्हें अपना प्रतिनिधि नहीं मान रही है, यह साफ हो गया। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू अब छोड़ देंगे मोदी का साथ, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो यह बंगाल में हरकतें हो रही है, जैसा मैंने कहा कि मोदी 100% एक्सपोज हुए हैं। बंगाल छोड़िए, पीएम की कुर्सी भी जाएगी आने वाले दिनों में। पीएम दफ्तर के अंदर अफरा तफरी का एक माहौल सा समाया हुआ है, इसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की नजर 4 मई के रिजल्ट पर है। 4 मई को लेकर के जो रिजल्ट 5 राज्यों के आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करे और क्या ना करे, और चुनाव आयोग बहुत बुरी तरह से फंस गया है। जैसा मैंने कहा था 23 तारीख जब पहले दिन का मतदान हुआ था और 29 को दूसरे चरण का आखिरी मतदान जब हुआ था, मैंने कहा था यह जो वोट प्रतिशत 93 और 95% आ रहा है ना, इसमें बहुत बड़ी साजिश और चाल लग रहा है। चुनाव आयोग ने नई टेक्निक अपनाई है। चुनाव आयोग ने कहीं ऐसा तो नहीं, आशंकाएं हैं कि वोट प्रतिशत को शुरू से ही 9 बजे से ही वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी करते करते 10 साढ़े 10% बढ़ा दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, ताकि बाद में न बढ़ाना पड़े, नहीं तो विपक्षी नेता एक होकर के हल्ला बोलेंगे कि वोट प्रतिशत इतना कैसे बढ़ गया बाद में। तो इसको लेकर के शुरू से ही बढ़ाना शुरू कर दिया, और वह अब सक्सेस हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वह मैनेज नहीं कर पा रही है भाजपा, या चुनाव आयोग मैनेज नहीं कर पा रहा है, हेर फेर नहीं हो पा रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ता बहुत सक्रिय हैं, ममता बनर्जी खुद रात रात भर स्ट्रांग रूम के पास में रह रही हैं, सीसी कैमरे पर नजर बनी हुई है। ऐसे में चुनाव आयोग भी फंस गया है, और तो चंद्रबाबू नायडू इस तरफ नजर बनाए हुए हैं कि अगर ऐसा हुआ कि मोदी बुरी तरह से हारे, तो दिल्ली तो छोड़िए, लखनऊ बहुत परेशान है। मोदी के जगह योगी बहुत ज्यादा परेशान है कि पश्चिम बंगाल के 8 महीना बाद ही उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो अगर बंगाल में जादू नहीं चला मोदी का, और अखिलेश और कांग्रेस एक साथ दोनों, राहुल और अखिलेश नजर जब आएंगे, तो 24 में जैसे उड़ गया था हवा में, भाजपा उड़ गई थी, जो 80 लोकसभा सीटों में 62 सीट लाई थी और 75 लाने का बात कर रही थी, वह मात्र 33 सीटों पर आ गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी ऐसा होगा? अगर हो गया तो फिर बुलडोजर भी गोरखपुर घूम जाएगा मोदी योगी का। तो यह संकट उनके लिए है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के लिए संकट है। अगर यही रवैया रहा तो नरेंद्र मोदी की छवि जो खराब हो रही है और एक्सपोज हो रहे हैं बार बार, महंगाई की मार पड़ रही है। आज सिलेंडर के 933 रुपया रेट बढ़ गए, 371 रुपया 50 पैसा रेट हो गया। जो सिलेंडर कमर्शियल 1400 रुपया में मिल रहा था, 1500 में मिल रहा था, वह धीरे धीरे करके 2078 रुपया 50 पैसा कर दिया गया, और रात 993 रुपया एक ही साथ बढ़ा करके 3071 रुपया 50 पैसा कर दिया गया। और आने वाले दिनों में घरेलू सिलेंडर के भी 1000 रुपया एक ही बार रेट बढ़ेंगे, देख लीजिएगा, इसी के आसपास बढ़ेंगे, क्योंकि यह बचाने की हिम्मत और साहस नहीं रही इस सरकार के पास में
कुछ है वह नहीं, तो आप ही लूटे जाएंगे। तो चंद्रबाबू नायडू को इसकी मार पड़ रही है। और इस चुनाव के अंदर केरल में कांग्रेस की सरकार आ रही है और तमिलनाडु में भी तमिलनाडु के अंदर भी कांग्रेस और डीएमके की सरकार आ रही है। यानी कि तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके की सरकार, केरल में कांग्रेस की सरकार, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, बीच में आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की सरकार। अब बाकी के राज्यों में सहूलियत होगी और चंद्रबाबू नायडू के राज्य जो मोदी से प्रभावित हैं वहां बदहाली होगी, तो जनता चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ हो जाएगी। तो इसको देखते हुए चंद्रबाबू नायडू अब मोदी का साथ छोड़ने की फिराक में है। ऐसी चर्चा चल रही है कि 4 मई के बाद चंद्रबाबू नायडू अपना रंग दिखाने लगेंगे। लेकिन इंतजार कीजिए 4 मई को पहले क्या होता है, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा, मोदी शाह संकट में है, बड़ी संकट में है। दोनों की कुर्सी जा रही है आने वाले वक्त में। अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के अंदर ही अगर बगावत हो और इस तरह से मोदी एक्सपोज होते गए हर जगह और चुनाव आयोग एक्सपोज होता गया और न्यायपालिका भी एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि 34 लाख लोग, तकरीबन 34 लाख के आसपास लोग वोट डालने से वंचित कर दिए गए। अब ऐसे में अगर न्यायपालिका चाहता तो उन्हें आदेश दे सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं। तो बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह से एक्सपोज हो रहे थे, इनके साथी भी इनसे साथ छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर भी आने वाले वक्त में बगावत उठेगा। यह सब कुछ मोदी और शाह के वजह से हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां में जब बगावत छिड़ेगी तो इस्तीफे का नंबर आ सकता है। कहते हैं कि वाराणसी से मोदी इस्तीफा दे दे, सांसदी से वहां की जनता की यह मांग है कि इस्तीफा दे, या अपना सहयोग नहीं दे पा रहे, लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे और या खुद यहाँ आकर के नौटंकी करते हैं। तो वाराणसी की जनता ने जब सांसद मानने से इनकार कर दिया तो मोदी देंगे इस्तीफा। कहते हैं वहां के लोग कि मोदी इस्तीफा दे दें, तो मोदी इस्तीफा देंगे क्या, यह पॉसिबल है क्या? और अब तो एक्सपोज हो ही गए हैं मोदी हर चीज को लेकर के, वहां की जनता के साथ बदहाली, सारी चीजें। तो यह देखते हुए मोदी अब बहुत संकट में है और बंगाल का जो फिक्र कर रहे हैं वह तो करना ही है, क्योंकि 4 मई को रिजल्ट आना है। लेकिन पीएम की कुर्सी भी कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल के चक्कर में चली जाए, यह बड़ी महत्वपूर्ण है।